हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच बदल देगी, आपका नजरिया बदल देगी और आपको दुनिया देखने का एक नया तरीका देगी। किताब का नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर और इसके लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान की हर हरकत के पीछे एक छिपा हुआ नियम काम करता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई होती है। सदियां बीत जाने के बावजूद मनुष्य की आकांक्षाएं और कमजोरियां पहले जैसी बनी हुई हैं। रॉबर्ट ग्रीन अतीत की उन मूल्यवान शिक्षाओं को सामने लाते हैं जो लोगों को प्रेरित करने वाली सच्चाई को उजागर करती हैं। वे हमें बताते हैं कि हम अपनी भावनाओं को कैसे अनुशासित करें और दूसरे लोगों के मुखौटों को भेद कर उनका असली चेहरा कैसे देखें। ये पुस्तक चरित्र निर्माण, अपने स्याह पक्ष का सामना करने, समूह के आकर्षण का प्रतिरोध करने और अपने ध्येय का बोध हासिल करने से संबंधित शिक्षाओं से भरी है। इस ऑडियो बुक में हम मानव स्वभाव के 18 महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से समझेंगे। हर नियम हमें इंसानी मन की एक नई परत दिखाएगा। हम सीखेंगे कि अतार्किकता के पीछे क्या है, नार्सिसिज्म कैसे काम करता है, ईर्ष्या का विज्ञान क्या है और कैसे हम अपने भीतर के राक्षसों को काबू कर सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, अपने दिमाग को खोलिए, क्योंकि आज हम इंसानी मन की उन गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जहां बहुत कम लोग जा पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, पार्ट 1, मानव स्वभाव के मूल नियम। पहला नियम है अतार्किकता का नियम। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम इंसान खुद को तर्क संगत समझते हैं। हमें लगता है कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं, तर्क से नहीं। ग्रीन बताते हैं कि मानव स्वभाव के अतार्किक पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने और दूसरों में तर्कहीनता के तत्वों को पहचानने लगते हैं तो हम अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं और सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ग्रीन हमारे दिमाग के 3 हिस्सों के बारे में बताते हैं। पहला है रेप्टिलियन ब्रेन। ये सबसे पुराना हिस्सा है। ये हमारी बुनियादी प्रवृत्तियों को कंट्रोल करता है। भूख, प्यास, डर, गुस्सा, ये तुरंत संतुष्टि चाहता है। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। ये हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। ये भी तुरंत संतुष्टि चाहता है। जब तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आता है या कोई बात छू जाती है तो यही हिस्सा काम कर रहा होता है। तीसरा है नियोकॉर्टेक्स। ये दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। यही तर्क और विवेक की सीट है। ये लॉन्ग टर्म सोचता है, प्लानिंग करता है, निर्णय लेता है। समस्या ये है कि भावनाएं बहुत तेज होती हैं और तर्क बहुत धीमा। जब कोई भावनात्मक स्थिति आती है तो लिम्बिक सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है और नियोकॉर्टेक्स को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। सोचो, जब कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा। तुम तुरंत जवाब देना चाहते हो। यह भावना है। अगर तुम रुक कर सोचो तो शायद तुम्हें एहसास हो कि उस आदमी का अपना कोई दर्द है, कोई परेशानी है जिसके कारण उसने ऐसा कहा, पर भावना इतनी तेज है कि तर्क को मौका ही नहीं मिलता। ग्रीन कहते हैं अतार्किकता का नियम यही है कि हम भावनाओं के वश में हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। अतार्किकता से बचने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, पॉज बटन दबाओ। जब भी कोई भावनात्मक स्थिति हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो। 10 तक गिनो, गहरी सांस लो, अपने आप को रोको। इससे नियोकॉर्टेक्स को सक्रिय होने का मौका मिलता है। दूसरा तरीका, भावनाओं को नाम दो। जब तुम गुस्से में हो तो खुद से कहो, मैं गुस्से में हूं। जब तुम डरे हुए हो तो कहो, मैं डरा हुआ हूं। भावनाओं को नाम देने से वो कमजोर हो जाती हैं। तीसरा तरीका, दूसरे के नजरिए से देखो। सोचो कि सामने वाला इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है। उसके अपने डर हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपने दर्द हैं। ये सोचने से तुम्हारा गुस्सा कम होगा। चौथा तरीका, लॉन्ग टर्म सोचो। ये फैसला 5 साल बाद कितना मायने रखेगा। ज्यादातर चीजें जिन पर हम आज भड़क जाते हैं वो 5 साल बाद बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट होती हैं। ग्रीन कहते हैं जो लोग अपनी भावनाओं को काबू कर लेते हैं वो दूसरों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि जब बाकी लोग भावनाओं में बह रहे होते हैं तो वो शांत रहकर सही फैसले ले पाते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। पिछले हफ्ते तुमने कब भावनाओं में आकर कोई गलत फैसला लिया? तुम्हारा ट्रिगर क्या है?
कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? क्या तुम रिएक्ट करने से पहले रुक पाते हो? दूसरा नियम है नार्सिसिज्म का नियम। नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता, अपने आप में ही खोए रहना, अपनी ही तारीफ सुनना, अपनी ही जरूरतों को सबसे ऊपर रखना। ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ नार्सिसिज्म होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये स्वभाव का हिस्सा है। पर समस्या तब आती है जब ये नार्सिसिज्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रीन दो तरह के नार्सिसिस्ट बताते हैं। पहला है डीप नार्सिसिस्ट। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी ही दुनिया में कोई और दिखता ही नहीं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, अपनी भावनाओं के बारे में सोचते हैं। दूसरे लोग उनके लिए सिर्फ एक साधन होते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। दूसरा है हाइपर नार्सिसिस्ट। ये वो लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं, बहुत आत्मविश्वासी दिखते हैं, पर असल में ये सब एक मुखौटा होता है। अंदर से ये बहुत असुरक्षित होते हैं। इनका ये आत्मविश्वास दरअसल अपनी असुरक्षाओं को छुपाने का एक तरीका होता है। ग्रीन कहते हैं कि जब लोग ओवर्टली डिस्प्ले करते हैं किसी ट्रेट को, जैसे कॉन्फिडेंस या हाइपर मैस्कुलिनिटी, तो वो मोस्ट ऑफन कंसीलिंग कर रहे होते हैं द कॉन्ट्ररी रियलिटी। यानी जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो अक्सर अंदर से बहुत असुरक्षित होते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों की कुछ खास निशानियां होती हैं। पहली निशानी, वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। उन्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम कैसे हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या महसूस करते हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। दूसरी निशानी, वो तारीफ के भूखे होते हैं। उन्हें हर समय वैलिडेशन चाहिए। तारीफ करो तो खुश हो जाते हैं, ना करो तो नाराज। तीसरी निशानी, वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाते हैं। तुम्हारी गलतियां गिनाते हैं, तुम्हारी कमजोरियां बताते हैं, ताकि उनकी अपनी कमजोरियां छुप जाएं। चौथी निशानी, वो एम्पैथी नहीं रखते, दूसरों का दर्द नहीं समझते। अगर तुम दुखी हो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पांचवी निशानी, वो हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। कोई उनकी बात से सहमत नहीं तो समझते हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है। नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे निपटे? ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, उनके नार्सिसिज्म को समझो। ये समझ लो कि ये लोग ऐसे ही हैं, ये बदलेंगे नहीं, इसलिए इनसे बदलाव की उम्मीद मत रखो। दूसरा तरीका, उनकी तारीफ करो पर संभल कर। उनके ईगो को फीड करो, पर इतना नहीं कि वो और बढ़ जाएं। उनकी तारीफ ऐसे करो जैसे किसी बच्चे की तारीफ करते हो। तीसरा तरीका, बाउंड्रीज बनाओ। उन्हें हद से ज्यादा मत आने दो। अपनी जगह बनाओ, अपनी सीमाएं तय करो। जब वो हद पार करें तो उन्हें रोको। चौथा तरीका, पर्सनल मत लो। उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। याद रखो, उनकी हरकतों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी अपनी असुरक्षाओं का नतीजा है। ग्रीन कहते हैं, सबसे जरूरी है कि पहले अपने अंदर के नार्सिसिज्म को पहचानो। हम सब में कुछ ना कुछ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी होती है। पहले उसे पहचानो, उसे काबू करो, तभी तुम दूसरों को समझ पाओगे। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारी जिंदगी में कौन से लोग नार्सिसिस्ट हैं? क्या तुम में भी नार्सिसिज्म के लक्षण हैं? तुम नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे निपटते हो? लॉ 3, रोल प्लेइंग का नियम। लोगों के असली चेहरे को कैसे देखें? तीसरा नियम है रोल प्लेइंग का नियम। हर इंसान एक रोल निभाता है, हर कोई एक मुखौटा पहनता है, और यह मुखौटा उसका असली चेहरा नहीं होता। ग्रीन बताते हैं कि चरित्र मुखौटा की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। लोगों द्वारा पहने गए मुखौटों को उजागर करके पाठक सतह के नीचे झांक सकते हैं और ईमानदार इरादों को पहचान सकते हैं। हर इंसान अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रोल निभाता है। ऑफिस में एक रोल, घर में एक रोल, दोस्तों के बीच एक रोल। ये सब जरूरी हैं, पर समस्या तब आती है जब हम इन रोल्स को ही असली चेहरा समझ लेते हैं। ग्रीन कहते हैं, असली चेहरा वो होता है जो इंसान तब दिखाता है जब उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा, जब उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई डर नहीं होता। लोगों के असली चेहरे को देखने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, पैटर्न पहचानो। एक दो बार की बात पर भरोसा मत करो। देखो कि इंसान का कोई पैटर्न है या नहीं। क्या वो हमेशा ऐसा ही करता है? क्या ये उसकी आदत है? दूसरा तरीका, स्ट्रेस में देखो। जब इंसान स्ट्रेस में होता है, जब उस पर दबाव होता है, तब उसका असली चेहरा सामने आता है। तब वो अपना रोल भूल जाता है और अपनी असली प्रवृत्ति दिखाता है। तीसरा तरीका, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो। बड़ी बड़ी बातों में तो लोग सावधान रहते हैं, पर छोटी छोटी बातों में उनका असली चेहरा झलक जाता है।
जैसे वो किसी वेटर से कैसे बात करता है, किसी गरीब से कैसे पेश आता है। चौथा तरीका, कॉन्ट्रडिक्शंस देखो। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लो कि उसके अंदर उसकी कमी है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने वाला शायद बहुत असुरक्षित है, बहुत ज़्यादा दयालु दिखाने वाला शायद बहुत क्रूर है। पांचवा तरीका, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करो। हमारा अंतर्मन बहुत कुछ जानता है। जब किसी इंसान के बारे में तुम्हें अजीब सा फील होता है तो उसे इग्नोर मत करो। शायद तुम्हारा अंतर्मन कुछ देख रहा है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। ग्रीन कहते हैं, लोगों के असली चेहरे को देखना एक कला है, ये सीखी जा सकती है। जितना अभ्यास करोगे उतना बेहतर होगा। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, तुम अलग अलग सिचुएशंस में कौन कौन से रोल निभाते हो? तुम्हारा असली चेहरा क्या है? क्या तुम लोगों के मुखौटों को पहचान पाते हो? लॉ 4, बाध्यकारी व्यवहार का नियम। आदतों के गुलाम क्यों हैं हम? चौथा नियम है बाध्यकारी व्यवहार का नियम। हम इंसान आदतों के गुलाम हैं। हम वही करते हैं जो हमने हमेशा किया है, हम वही सोचते हैं जो हमने हमेशा सोचा है, हम वही महसूस करते हैं जो हमने हमेशा महसूस किया है। ग्रीन बताते हैं कि हमारा ज्यादातर व्यवहार ऑटोमेटिक होता है। हम सोच समझकर नहीं बल्कि आदत से काम करते हैं। ये आदतें हमारे बचपन से बनी है, हमारे एक्सपीरियंस से बनी है, हमारे एनवायरनमेंट से बनी है। ग्रीन के अनुसार बाध्यकारी व्यवहार के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण, अनसुलझे बचपन के अनुभव। बचपन में जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने झेला, वो हमारे अंदर डीप तक बैठ जाता है और वो हमारे आज के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे जिस बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिला, वो बड़ा होकर हर रिश्ते में प्यार की तलाश करता है। जिस बच्चे को बहुत डांट पड़ी, वो बड़ा होकर बहुत डिफेंसिव हो जाता है। दूसरा कारण, रेपिटिशन कंपल्शन। हम वही पैटर्न बार बार दोहराते हैं, भले ही वो हमें नुकसान ही क्यों न पहुंचाएं। जैसे कुछ लोग बार बार ऐसे रिश्तों में जाते हैं जो उन्हें दुख ही देते हैं, क्योंकि यही उन्होंने बचपन में देखा है। तीसरा कारण, ट्रिगर्स। कुछ खास सिचुएशंस हमारे अंदर ऑटोमेटिक रिएक्शंस पैदा कर देती हैं। जैसे कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो। ये सोचने का समय नहीं मिलता, रिएक्शन ऑटोमेटिक आता है। चौथा कारण, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं कि हम हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम शाय हो तो तुम हर सिचुएशन में शाय ही रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम एंग्री हो तो तुम हर बात पर गुस्सा ही करोगे। बाध्यकारी व्यवहार से बाहर निकलने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपने पैटर्न को पहचानो। तुम किन सिचुएशंस में ऑटोमेटिक रिएक्शंस देते हो? कौन सी बातें तुम्हें ट्रिगर करती हैं? तुम्हारे रेपिटेटिव पैटर्न्स क्या हैं? दूसरा तरीका, जर्नलिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो। इससे तुम अपने पैटर्न को बेटर समझ पाओगे। तुम देख पाओगे कि कौन सी चीजें बार बार हो रही हैं। तीसरा तरीका, पॉज बटन। जब तुम्हें लगे कि तुम ऑटोमेटिक रिएक्शन देने वाले हो तो रुको, गहरी सांस लो, 10 तक गिनो। इससे तुम्हें कॉन्शियस चॉइस करने का मौका मिलेगा। चौथा तरीका, नए पैटर्न बनाओ। पुराने पैटर्न को तोड़ना है तो नए पैटर्न बनाने होंगे। छोटी शुरुआत करो, रोज कुछ नया करो, अपनी रूटीन बदलो, नए लोगों से मिलो, नई चीजें सीखो। पांचवा तरीका, थेरेपी। कभी कभी पुराने घाव इतने गहरे होते हैं कि अकेले नहीं सुधारे जा सकते। ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारे रेपिटेटिव पैटर्न्स क्या हैं? कौन सी बातें तुम्हें ट्रिगर करती हैं? तुम अपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कैसे रोक सकते हो? लॉ 5, ईर्ष्या का नियम। दूसरों की सफलता से जलन क्यों होती है? पांचवा नियम है ईर्ष्या का नियम। ये शायद सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली नियम है। ईर्ष्या यानी दूसरों की सफलता, दूसरों की खुशी, दूसरों की चीजों को देखकर जलन होना। ग्रीन बताते हैं कि ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं, नहीं, मुझे किसी से जलन नहीं है। पर असल में ईर्ष्या हर इंसान में होती है। ये मानव स्वभाव का हिस्सा है। ईर्ष्या 2 तरह की होती है। पहली है माइल्ड एनवी। ये वो होती है जब हम किसी की सफलता देखकर थोड़ा बुरा महसूस करते हैं पर उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते। ये नॉर्मल है। दूसरी है मैलिशियस एनवी। ये वो होती है जब हम किसी की सफलता देखकर उसका नुकसान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो फेल हो जाए, भले ही हमें कुछ न मिले। ग्रीन के अनुसार
ईर्ष्या के कई रूप होते हैं। एक रूप है बैकबाइटिंग। लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी सफलता को कम करके बताते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को संयोग बताते हैं। दूसरा रूप है डैम्पिंग एंथुजियाज्म। जब तुम खुश होते हो तो ये लोग तुम्हारी खुशी को कम करने की कोशिश करते हैं। बहुत खुश मत हो, आगे क्या होगा पता नहीं। तीसरा रूप है कंपैरिजन। ये लोग हर समय तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं। देखो फला आदमी तुमसे कितना बेहतर कर रहा है। चौथा रूप है सटल सैबोटाज। ये लोग तुम्हारे काम में रुकावट डालते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे रास्ते में पत्थर रखते हैं। ईर्ष्यालु लोगों को कैसे पहचाने? ग्रीन कुछ निशानियां बताते हैं। पहली निशानी, वो तुम्हारी सफलता पर खुश नहीं होते। उनके चेहरे पर फेक स्माइल होती है पर आंखों में जलन होती है। दूसरी निशानी, वो तुम्हारी गलतियों पर बहुत खुश होते हैं, तुम्हारी असफलता उन्हें अच्छी लगती है। तीसरी निशानी, वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें फैलाते हैं, तुम्हारी सफलता को कम करके बताते हैं। चौथी निशानी, वो तुमसे कंपटीशन करते हैं हर चीज में। तुमने नई कार ली, उन्हें भी लेनी है। तुमने प्रमोशन पाया, वो भी चाहते हैं। ईर्ष्या से कैसे निपटें? ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, ईर्ष्या को स्वीकार करो। पहले अपने अंदर की ईर्ष्या को पहचानो। जब तुम किसी की सफलता देखकर जलते हो तो उसे स्वीकार करो, ये नॉर्मल है। इससे तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा तरीका, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहो। जिन लोगों में तुम ये निशानियां देखो, उनसे डिस्टेंस बना लो। अपनी सफलता उनके सामने मत दिखाओ, अपनी खुशियां उनसे शेयर मत करो। तीसरा तरीका, ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में बदलो। जब किसी की सफलता देखकर जलन हो तो उसे सीखने का मौका समझो। देखो कि उसने क्या किया, उससे सीखो और खुद बेहतर बनो। चौथा तरीका, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जितना तुम अपनी चीजों की कद्र करोगे, उतनी दूसरों की चीजों से जलन कम होगी। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम किन लोगों से ईर्ष्या महसूस करते हो? तुम्हारे आसपास कौन से लोग ईर्ष्यालु हैं? तुम ईर्ष्या को कैसे हैंडल करते हो? भव्यता का नियम, अहंकार और विनम्रता का संतुलन। छठा नियम है भव्यता का नियम। हर इंसान में एक चाहत होती है कि वो खास बने, महान बने, असाधारण बने। ये चाहत सही है, पर जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्रैंडियोसिटी बन जाती है। ग्रीन बताते हैं कि ग्रैंडियोसिटी दो तरह की होती है। पहली है हेल्दी एम्बिशन। ये वो होती है जब तुम बड़ा सोचते हो, बड़ा करना चाहते हो, पर जमीन से जुड़े रहते हो। तुम्हें अपनी सीमाएं पता होती हैं, अपनी कमजोरियां पता होती हैं। दूसरी है अनहेल्दी ग्रैंडियोसिटी। ये वो होती है जब तुम खुद को भगवान समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती। तुम दूसरों की सलाह नहीं सुनते। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। ग्रीन के अनुसार ग्रैंडियोसिटी के कई कारण हैं। पहला कारण, बचपन में ज्यादा तारीफ। जिन बच्चों की बहुत तारीफ की जाती है, उन्हें लगने लगता है कि वो सच में बहुत खास हैं। बड़े होकर वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण, बचपन में बहुत उपेक्षा। जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता, वो बड़े होकर ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करते हैं। उन्हें वैलिडेशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। तीसरा कारण, असाधारण सफलता। कुछ लोग इतने सफल हो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि वो अलग हैं, वो दूसरों से बेहतर हैं। यही उनका पतन बन जाता है। ग्रैंडियोसिटी के लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण, वो दूसरों की सलाह नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं बता सकता। दूसरा लक्षण, वो अपनी गलतियां नहीं मानते। गलती हुई तो किसी और पर ब्लेम डाल देंगे, एक्सक्यूज बना लेंगे, पर कभी नहीं मानेंगे कि उनसे गलती हुई। तीसरा लक्षण, वो रिस्क लेने से नहीं डरते। ये अच्छा है, पर वो कैलकुलेशन किए बिना रिस्क लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चौथा लक्षण, वो दूसरों को नीचा देखते हैं। उनके लिए दूसरे लोग इंफीरियर हैं, लेस इंटेलिजेंट हैं, लेस केपेबल हैं। पांचवा लक्षण, वो फीडबैक नहीं लेते। उन्हें लगता है कि फीडबैक की जरूरत नहीं, वो खुद ही सबसे अच्छे जज हैं। ग्रैंडियोसिटी से कैसे बचें? ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, ग्राउंडेड रहो। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, जमीन से जुड़े रहो। याद रखो कि तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलतियां हो सकती हैं। दूसरा तरीका, फीडबैक लो। अपने से कमजोर लोगों से भी फीडबैक लो। हो सकता है वो कुछ ऐसा देख रहे हो जो तुम नहीं देख पा रहे। तीसरा तरीका, अपनी गलतियां स्वीकार करो। जब गलती हो तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो। ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। चौथा तरीका, दूसरों की इज्जत करो। हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है,
उसे पहचानो, उसकी कद्र करो। 5वां तरीका, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो। रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें विनम्र बनाए। किसी की मदद करो, किसी से कुछ सीखो, किसी के सामने झुको। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम में ग्रैंडियोसिटी के लक्षण हैं? तुम अपनी गलतियां कैसे हैंडल करते हो? क्या तुम दूसरों से फीडबैक लेते हो? लॉ 7, दमन का नियम। दबी हुई भावनाएं कैसे बाहर आती हैं? 7वां नियम है दमन का नियम। हम सब अपनी कुछ भावनाओं को दबाते हैं। गुस्सा दबाते हैं, दर्द दबाते हैं, डर दबाते हैं, पर ये दबी हुई भावनाएं मरती नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं छिपी रहती हैं और कभी ना कभी बाहर आ ही जाती हैं। ग्रीन बताते हैं कि दमित भावनाएं एक ज्वालामुखी की तरह होती हैं। जितना दबाओगे उतना अंदर प्रेशर बढ़ता है और एक दिन वो फटता है, और जब फटता है तो बहुत विनाश करता है। दमित भावनाएं कैसे बाहर आती हैं? ग्रीन कई तरीके बताते हैं। पहला तरीका, ड्रीम्स। हमारे सपने हमारी दबी हुई भावनाओं को दिखाते हैं। जो हम दिन में नहीं सोच पाते वो रात में सपनों में आता है। दूसरा तरीका, स्लिप ऑफ टंग। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी बात कह देते हैं जो हम कहना नहीं चाहते थे। ये दबी हुई भावनाएं हैं जो बाहर आ गईं। तीसरा तरीका, प्रोजेक्शन। हम अपनी कमजोरियां दूसरों में देखते हैं। जैसे अगर हम खुद ईर्ष्यालु हैं तो हमें दूसरे लोग ईर्ष्यालु लगेंगे। चौथा तरीका, डिस्प्लेसमेंट। हम अपना गुस्सा किसी और पर निकालते हैं। ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी तो घर आकर बीवी बच्चों पर गुस्सा निकाला। 5वां तरीका, सोमैटाइजेशन। दबी हुई भावनाएं शारीरिक बीमारी बन जाती हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, बैक पेन, इनके पीछे अक्सर दबी हुई भावनाएं होती हैं। दमित भावनाओं से निपटने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, जागरूकता। सबसे पहले अपनी दबी हुई भावनाओं को पहचानो। किस चीज से तुम्हें गुस्सा आता है, किस चीज से डर लगता है, किस चीज से दुख होता है। दूसरा तरीका, एक्सप्रेशन। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें एक्सप्रेस करो, पर सही तरीके से। किसी से बात करो, जर्नलिंग करो, आर्ट के जरिए एक्सप्रेस करो, एक्सरसाइज करो। तीसरा तरीका, एक्सेप्टेंस। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेप्ट करो, यह भी जिंदगी का हिस्सा है। चौथा तरीका, फॉरगिवनेस। पुरानी बातों को माफ कर दो, खुद को भी और दूसरों को भी। जितना पुराना बोझ ढोते रहोगे उतना भारी होता जाएगा। 5वां तरीका, थेरेपी। अगर भावनाएं बहुत डीप हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लो, इसमें कोई शर्म नहीं है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम किन भावनाओं को दबाते हो? तुम्हारे सपने तुम्हें क्या बताते हैं? तुम अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करते हो? 8वां नियम है मृत्यु अस्वीकृति का नियम। यह सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली नियम है। मृत्यु हर इंसान का सबसे बड़ा डर, और इसी डर को हम दबाने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा रहेंगे, पर असलियत यह है कि हर किसी को एक दिन जाना है। ग्रीन बताते हैं कि मृत्यु का डर हमारे हर फैसले को प्रभावित करता है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं यही डर काम करता है। ये डर इतना गहरा है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, पर यह हमारी हर हरकत में झलकता है। हम पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि सुरक्षित महसूस करें। पैसा हमें एक झूठी सुरक्षा देता है कि हम मृत्यु को टाल सकते हैं। हम रेपुटेशन क्यों बनाते हैं? ताकि लोग हमें याद रखें। हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम जिंदा रहे। हम बच्चे क्यों पैदा करते हैं? ताकि हमारा नाम आगे बढ़े, हमारी लेगेसी जारी रहे। हम धर्म क्यों मानते हैं? ताकि मृत्यु के बाद की चिंता कम हो, ताकि हमें यकीन हो कि मरने के बाद भी कुछ है। ग्रीन के अनुसार मृत्यु अस्वीकृति के कई रूप हैं जो हमारी डेली लाइफ में दिखते हैं। पहला रूप, अमरता की खोज। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जो उनके बाद भी रहें। बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते हैं, किताबें लिखते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, ताकि उनकी मौत के बाद भी उनका नाम रहे। यही वजह है कि अमीर लोग अपने नाम पर हॉस्पिटल, स्कूल, लाइब्रेरी बनवाते हैं। ये उनकी अमरता की चाहत है। दूसरा रूप, लेगेसी बिल्डिंग। अपने बच्चों में अपना रिफ्लेक्शन देखना, अपने नाम को आगे बढ़ाना। यही वजह है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सक्सेसफुल हों, उनका नाम रोशन करें। ये भी मृत्यु के डर से बचने का एक तरीका है। तीसरा रूप, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करना। ये डर को कम करता है। अगर हमें यकीन है कि मरने के बाद भी कुछ है तो मृत्यु इतनी डरावनी नहीं रहती। यही वजह है कि ज्यादातर धर्म मृत्यु के बाद के जीवन की बात करते हैं। चौथा रूप, हेल्थ ऑब्सेशन। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा डाइट, हर छोटी बीमारी का डर।
ये सब मृत्यु के डर से आता है। लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, सुपर फूड्स खाते हैं, हर महीने चेकअप कराते हैं। ये सब मृत्यु को टालने की कोशिश है। पांचवा रूप, टाइम का प्रेशर। उम्र बढ़ने के साथ ये डर बढ़ता है। लोग मिड लाइफ क्राइसिस में चले जाते हैं। अचानक से वो सब करना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक नहीं किया। नई कार लेना, नए कपड़े पहनना, यंग लोगों के साथ घूमना, ये सब मृत्यु के डर को कम करने की कोशिश है। छठा रूप, रिस्क टेकिंग। कुछ लोग जानबूझकर रिस्की एक्टिविटीज करते हैं। पैराशूट जंपिंग, बंजी जंपिंग, रेसिंग, ये सब मृत्यु को चैलेंज करने का एक तरीका है। उन्हें लगता है कि वो मृत्यु पर काबू पा सकते हैं। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी डिजास्टर आती है, अर्थक्वेक, सुनामी, पैंडेमिक, तो लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। कुछ लोग और ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, कुछ लोग और ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं, कुछ लोग और ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। ये सब मृत्यु के डर से बचने के तरीके हैं। ग्रीन बताते हैं कि मृत्यु के डर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है, यही हमें आगे बढ़ाती है। पर अगर ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये हमें पागल भी कर सकता है। मृत्यु के डर से निपटने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, एक्सेप्टेंस। मृत्यु सच है, ये हर किसी के साथ होगा। इसे एक्सेप्ट करो। जितना तुम इससे भागोगे उतना ये तुम्हारा पीछा करेगा। जितना तुम इसे स्वीकार करोगे उतना ये कम डरावना लगेगा। दूसरा तरीका, मृत्यु को मोटिवेशन बनाओ। ये सोचो कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। तुम्हें आज जो करना है कल हो सकता है ना कर पाओ। यही सोच तुम्हें आज काम करने की मोटिवेशन देगी। तीसरा तरीका, अपनी लेगेसी बनाओ। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे बाद भी रहे। ये कोई बड़ी चीज होना जरूरी नहीं। तुम्हारे बच्चों में तुम्हारी सीख रहेगी, तुम्हारे दोस्तों में तुम्हारी याद रहेगी, तुम्हारे काम में तुम्हारा नाम रहेगा। चौथा तरीका, वर्तमान में जियो। मृत्यु के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अभी में जीना, आज में जीना, इस पल में जीना। कल की चिंता मत करो, जो आज तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। पांचवा तरीका, स्पिरिचुअलिटी। किसी ना किसी रूप में ईश्वर से जुड़ो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो। इससे मृत्यु का डर कम होता है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम मृत्यु से डरते हो? तुम्हारी जिंदगी में मृत्यु के डर के क्या साइंस है? तुम मृत्यु के डर से कैसे निपटते हो? अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है तो तुम क्या बदल दोगे? 9वां नियम है दमन का नियम। हम सब अपनी कुछ भावनाओं को दबाते हैं। गुस्सा दबाते हैं, दर्द दबाते हैं, डर दबाते हैं, नफरत दबाते हैं। पर ये दबी हुई भावनाएं मरती नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं छिपी रहती हैं और कभी ना कभी बाहर आ ही जाती हैं। और जब आती हैं तो बहुत विनाशकारी रूप में आती हैं। ग्रीन बताते हैं कि दमित भावनाएं एक ज्वालामुखी की तरह होती हैं। जितना दबाओगे उतना अंदर प्रेशर बढ़ता है और एक दिन वो फटता है, और जब फटता है तो बहुत विनाश करता है। इसलिए भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना और सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए। ग्रीन के अनुसार दमित भावनाएं हमारे बचपन से आती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि कौन सी भावनाएं सही हैं और कौन सी गलत। रो मत, गुस्सा मत करो, डरो मत, ये सब हमें सिखाया जाता है और हम अपनी इन भावनाओं को दबाना शुरू कर देते हैं। पर ये भावनाएं जाती नहीं, बस अंदर छिप जाती हैं। दमित भावनाएं कैसे बाहर आती हैं? ग्रीन कई तरीके बताते हैं। पहला तरीका, ड्रीम्स। हमारे सपने हमारी दबी हुई भावनाओं को दिखाते हैं। जो हम दिन में नहीं सोच पाते वो रात में सपनों में आता है। अगर तुम बार बार कोई डरावना सपना देखते हो तो समझ लो कि कोई डर है जिसे तुमने दबा रखा है। दूसरा तरीका, स्लिप ऑफ टंग। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी बात कह देते हैं जो हम कहना नहीं चाहते थे। ये दबी हुई भावनाएं हैं जो बाहर आ गईं। फ्रॉइड ने इसे फ्रॉइडियन स्लिप कहा है। तीसरा तरीका, प्रोजेक्शन। हम अपनी कमजोरियां दूसरों में देखते हैं। जैसे अगर हम खुद ईर्ष्यालु हैं तो हमें दूसरे लोग ईर्ष्यालु लगेंगे। अगर हम खुद गुस्सैल हैं तो हमें लगेगा कि सब हमसे गुस्सा हैं। चौथा तरीका, डिस्प्लेसमेंट। हम अपना गुस्सा किसी और पर निकालते हैं। ऑफिस में बॉस से डांट पड़ी तो घर आकर बीवी बच्चों पर गुस्सा निकाला। ये डिस्प्लेसमेंट है। असली कॉज से हम निपट नहीं पा रहे तो किसी और पर निकाल रहे हैं। पांचवा तरीका, सोमैटिजाइजेशन। दबी हुई भावनाएं शारीरिक बीमारी बन जाती हैं। सिर दर्द, पेट दर्द, बैक पेन, स्किन प्रॉब्लम्स, इनके पीछे अक्सर दबी हुई भावनाएं होती हैं। डॉक्टर कोई बीमारी नहीं ढूंढ पाते पर तकलीफ बनी रहती है। छठा तरीका, एडिक्शन। लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स का सहारा लेते हैं ताकि अपनी दबी हुई भावनाओं को भूल सकें, पर यह टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट नहीं। सातवां तरीका,
रिलेशनशिप पैटर्न। हम बार बार वैसे ही रिश्तों में जाते हैं जैसे हमारे बचपन के रिश्ते थे। अगर बचपन में पिता बहुत सख्त थे तो हम बड़े होकर ऐसे पार्टनर चुनेंगे जो हम पर हावी हों। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। एक आदमी था जिसे बहुत गुस्सा आता था। वो अपना गुस्सा दबाता था, कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसने अपनी बीवी को मार दिया। पुलिस ने पूछा, ऐसा क्यों किया? उसने कहा, पता नहीं, अचानक गुस्सा आ गया। असल में वो गुस्सा अचानक नहीं आया था, वो सालों से दब रहा था और एक दिन फट गया। दमित भावनाओं से निपटने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, जागरूकता। सबसे पहले अपनी दबी हुई भावनाओं को पहचानो। किस चीज़ से तुम्हें गुस्सा आता है, किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से दुख होता है। इन भावनाओं को पहचानो, उन्हें नाम दो। दूसरा तरीका, एक्सप्रेशन। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें एक्सप्रेस करो, पर सही तरीके से। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात करो, जर्नलिंग करो, अपनी भावनाएं लिखो, आर्ट के जरिए एक्सप्रेस करो, पेंट करो, सिंग करो, डांस करो, एक्सरसाइज करो। इससे भी भावनाएं रिलीज होती हैं। तीसरा तरीका, एक्सेप्टेंस। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेप्ट करो। ये भी जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हें गुस्सा आता है, ये नॉर्मल है। तुम्हें डर लगता है, ये भी नॉर्मल है, इसे एक्सेप्ट करो। चौथा तरीका, फॉरगिवनेस। पुरानी बातों को माफ कर दो, खुद को भी और दूसरों को भी। जितना पुराना बोझ ढोते रहोगे उतना भारी होता जाएगा। माफ करना सीखो। पांचवा तरीका, थेरेपी। अगर भावनाएं बहुत डीप हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। थेरेपिस्ट तुम्हें तुम्हारी भावनाओं को समझने और एक्सप्रेस करने में मदद करेगा। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम किन भावनाओं को सबसे ज्यादा दबाते हो? तुम्हारे सपने तुम्हें क्या बताते हैं? क्या तुम कभी बिना वजह किसी पर गुस्सा हो गए हो? तुम अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस करते हो? 10वां नियम है ईर्ष्या का नियम। ये शायद सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली नियम है। ईर्ष्या यानी दूसरों की सफलता, दूसरों की खुशी, दूसरों की चीजों को देखकर जलन होना। ये भावना इतनी पुरानी है जितना मानव सभ्यता, और ये इतनी शक्तिशाली है कि इसने साम्राज्य गिराए हैं, रिश्ते तोड़े हैं, दोस्तों को दुश्मन बनाया है। ग्रीन बताते हैं कि ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कहते हैं, नहीं, मुझे किसी से जलन नहीं है, पर असल में ईर्ष्या हर इंसान में होती है। ये मानव स्वभाव का हिस्सा है। इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है इसे समझने का। ग्रीन के अनुसार ईर्ष्या 2 तरह की होती है। पहली है माइल्ड एनवी। ये वो होती है जब हम किसी की सफलता देखकर थोड़ा बुरा महसूस करते हैं, पर उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचते। ये नॉर्मल है, ये हमें मोटिवेट भी कर सकती है, हम भी वैसा बनना चाहते हैं। दूसरी है मैलिशियस एनवी। ये वो होती है जब हम किसी की सफलता देखकर उसका नुकसान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो फेल हो जाए, भले ही हमें कुछ न मिले। ये बहुत खतरनाक है, ये हमें बुरा इंसान बना देती है। ईर्ष्या के कई रूप होते हैं और ये अलग अलग तरीकों से बाहर आती है। एक रूप है बैक बाइटिंग। लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी सफलता को कम करके बताते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को संयोग बताते हैं। वो तो बस लकी था, उसके पापा ने उसे पहुंचाया, उसकी मेहनत नहीं नसीब था। दूसरा रूप है डैम्पिंग एंथुजियाज्म। जब तुम खुश होते हो तो ये लोग तुम्हारी खुशी को कम करने की कोशिश करते हैं। बहुत खुश मत हो, आगे क्या होगा पता नहीं, इतना सेलिब्रेट मत करो, अभी तो बहुत कुछ करना है। तीसरा रूप है कंपैरिजन। ये लोग हर समय तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं। देखो, फला आदमी तुमसे कितना बेहतर कर रहा है, उसकी सैलरी देखो, तुम्हारी कितनी कम है। चौथा रूप है सबटल सैबोटाज। ये लोग तुम्हारे काम में रुकावट डालते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे रास्ते में पत्थर रखते हैं, ऐसे कि पता भी ना चले कि किसने किया। पांचवा रूप है अंडरमाइनिंग। ये लोग तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल उठाते हैं, तुम्हें डाउट में डालते हैं। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। प्राचीन ग्रीस में जो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते थे, उन्हें ऑस्ट्रिसिज्म का सामना करना पड़ता था। लोग उनके नाम लिखकर वोट करते थे कि उन्हें शहर से निकाल दिया जाए। यही ईर्ष्या का काम था। ईर्ष्यालु लोगों को कैसे पहचाने? ग्रीन कुछ निशानियां बताते हैं। पहली निशानी, वो तुम्हारी सफलता पर खुश नहीं होते। उनके चेहरे पर फेक स्माइल होती है, पर आंखों में जलन होती है। तुम ध्यान से देखो तो पहचान जाओगे। दूसरी निशानी, वो तुम्हारी गलतियों पर बहुत खुश होते हैं। तुम्हारी असफलता उन्हें अच्छी लगती है, वो उसे सेलिब्रेट करते हैं, भले ही छुपाकर। तीसरी निशानी, वो तुम्हारे बारे में नेगेटिव बातें फैलाते हैं, तुम्हारी सफलता को कम करके बताते हैं, तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। चौथी निशानी, वो तुमसे कंपटीशन करते हैं हर चीज में। तुमने नई कार ली, उन्हें भी लेनी है। तुमने प्रमोशन पाया, वो भी चाहते हैं। तुमने वेकेशन पर जाने का प्लान बनाया, उन्हें भी जाना है। पांचवी निशानी, वो तुम्हारी तारीफ करने में कंजूसी करते हैं।
तुमने कितना भी अच्छा काम किया हो वो गुड जॉब भी नहीं कहेंगे। ईर्ष्या से कैसे निपटे, ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, ईर्ष्या को स्वीकार करो। पहले अपने अंदर की ईर्ष्या को पहचानो। जब तुम किसी की सफलता देखकर जलते हो तो उसे स्वीकार करो, ये नॉर्मल है, इससे तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। दूसरा तरीका, ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में बदलो। जब किसी की सफलता देखकर जलन हो तो उसे सीखने का मौका समझो। देखो कि उसने क्या किया, उससे सीखो और खुद बेहतर बनो। ये पॉजिटिव एनवी है। तीसरा तरीका, ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहो। जिन लोगों में तुम ये निशानियां देखो उनसे डिस्टेंस बना लो। अपनी सफलता उनके सामने मत दिखाओ, अपनी खुशियां उनसे शेयर मत करो। चौथा तरीका, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जितना तुम अपनी चीजों की कद्र करोगे उतनी दूसरों की चीजों से जलन कम होगी। पांचवा तरीका, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ। समझो कि तुम क्यों जेलस हो रहे हो। क्या वाकई उसकी चीज तुम्हें चाहिए या तुम सिर्फ इसलिए चाहते हो क्योंकि उसके पास है। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, तुम किन लोगों से ईर्ष्या महसूस करते हो? तुम्हारे आसपास कौन से लोग ईर्ष्यालु हैं? तुम ईर्ष्या को कैसे हैंडल करते हो? क्या तुमने कभी ईर्ष्या को इंस्पिरेशन में बदला है? भव्यता का नियम, अहंकार और विनम्रता का संतुलन। 11वां नियम है भव्यता का नियम। हर इंसान में एक चाहत होती है कि वो खास बने, महान बने, असाधारण बने। ये चाहत सही है, पर जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्रैंडियोसिटी बन जाती है, और ग्रैंडियोसिटी इंसान के पतन की शुरुआत होती है। ग्रीन बताते हैं कि ग्रैंडियोसिटी 2 तरह की होती है। पहली है हेल्दी एम्बिशन। ये वो होती है जब तुम बड़ा सोचते हो, बड़ा करना चाहते हो, पर जमीन से जुड़े रहते हो। तुम्हें अपनी सीमाएं पता होती हैं, अपनी कमजोरियां पता होती हैं। तुम दूसरों की सलाह सुनते हो, उनसे सीखते हो। दूसरी है अनहेल्दी ग्रैंडियोसिटी। ये वो होती है जब तुम खुद को भगवान समझने लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती। तुम दूसरों की सलाह नहीं सुनते। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। यही वो अहंकार है जो पतन की ओर ले जाता है। ग्रीन के अनुसार ग्रैंडियोसिटी के कई कारण हैं। पहला कारण, बचपन में ज्यादा तारीफ। जिन बच्चों की बहुत तारीफ की जाती है उन्हें लगने लगता है कि वो सच में बहुत खास हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरों से बेहतर हैं। बड़े होकर वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा कारण, बचपन में बहुत उपेक्षा। जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता वो बड़े होकर ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करते हैं। उन्हें वैलिडेशन चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। वो हर समय चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें इंपॉर्टेंस दें। तीसरा कारण, असाधारण सफलता। कुछ लोग इतने सफल हो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि वो अलग हैं, वो दूसरों से बेहतर हैं। यही उनका पतन बन जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर। ग्रैंडियोसिटी के लक्षण क्या हैं? ग्रीन कुछ निशानियां बताते हैं। पहला लक्षण, वो दूसरों की सलाह नहीं सुनते। उन्हें लगता है कि वो सब जानते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं बता सकता। वो हर किसी की बात काटते हैं, हर किसी को बताते हैं कि वो गलत है। दूसरा लक्षण, वो अपनी गलतियां नहीं मानते। गलती हुई तो किसी और पर ब्लेम डाल देंगे, एक्सक्यूज बना लेंगे, पर कभी नहीं मानेंगे कि उनसे गलती हुई। उनके लिए गलती मानना कमजोरी है। तीसरा लक्षण, वो रिस्क लेने से नहीं डरते। यह अच्छा है, पर वो कैलकुलेशन किए बिना रिस्क लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। वो खुद को अजेय समझते हैं। चौथा लक्षण, वो दूसरों को नीचा देखते हैं। उनके लिए दूसरे लोग इंफीरियर हैं, लेस इंटेलिजेंट हैं, लेस केपेबल हैं। वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते। पांचवा लक्षण, वो फीडबैक नहीं लेते। उन्हें लगता है कि फीडबैक की जरूरत नहीं, वो खुद ही सबसे अच्छे जज हैं, उन्हें किसी की राय नहीं चाहिए। छठा लक्षण, वो हर समय स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं। पार्टी में, मीटिंग में, हर जगह उनका ही बोलबाला होना चाहिए, उनका ही नाम लिया जाना चाहिए। सातवां लक्षण, वो दूसरों की सफलता से जेलस होते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई और सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था। उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, पर उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने रूस पर हमला कर दिया। वहां उसकी सेना बर्बाद हो गई और यही उसके पतन की शुरुआत थी। ग्रैंडियोसिटी से कैसे बचें? ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, ग्राउंडेड रहो। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, जमीन से जुड़े रहो। याद रखो कि तुम भी इंसान हो, तुमसे भी गलतियां हो सकती हैं, तुम भी दूसरों की तरह हो। दूसरा तरीका, फीडबैक लो। अपने से कमजोर लोगों से भी फीडबैक लो। हो सकता है वो कुछ ऐसा देख रहे हो जो तुम नहीं देख पा रहे। उनकी बात सुनो, उस पर विचार करो। तीसरा तरीका, अपनी गलतियां स्वीकार करो। जब गलती हो तो उसे स्वीकार करो, उससे सीखो। ये तुम्हें और मजबूत बनाएगा। गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। चौथा तरीका, दूसरों की इज्जत करो।
हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, उसे पहचानो, उसकी कद्र करो, उससे सीखो। कोई भी इंसान तुमसे पूरी तरह इंफीरियर नहीं है। 5वां तरीका, ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करो। रोज कुछ ऐसा करो जो तुम्हें विनम्र बनाए। किसी की मदद करो, किसी से कुछ सीखो, किसी के सामने झुको। याद रखो कि जितना बड़ा होगा उतना झुकना पड़ेगा। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम में ग्रैंडियोसिटी के लक्षण हैं? तुम अपनी गलतियां कैसे हैंडल करते हो? क्या तुम दूसरों से फीडबैक लेते हो? तुम्हें किस चीज का सबसे ज्यादा घमंड है? 12वां नियम है लैंगिकता का नियम। ये शायद सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे मिसअंडरस्टूड नियम है। ग्रीन बताते हैं कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। और हर इंसान में ये दोनों एनर्जीज होती हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ग्रीन के अनुसार मर्दाना ऊर्जा मैस्कुलिन में कुछ खास गुण होते हैं: असर्टिवनेस, फोकस, डिसिप्लिन, रिस्क टेकिंग, गोल ओरिएंटेड और लॉजिकल। और स्त्रैण ऊर्जा फेमिनिन में कुछ और गुण होते हैं: रिसेप्टिविटी, इंट्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, नर्चरिंग, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल। ग्रीन बताते हैं कि समस्या तब आती है जब कोई इनमें से किसी एक एनर्जी को दबा देता है। जब पुरुष अपनी फेमिनिन एनर्जी को दबाते हैं तो वो इनसेंसिटिव, रूड और इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। जब महिलाएं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को दबाती हैं तो वो पैसिव, डिपेंडेंट और हेल्पलेस हो जाती हैं। सच्ची ताकत है दोनों एनर्जीज का संतुलन। हर इंसान को सिचुएशन के हिसाब से दोनों एनर्जीज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ग्रीन बताते हैं कि सेक्स और पावर का गहरा कनेक्शन है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने सेक्स का इस्तेमाल पावर पाने के लिए किया और पावर का इस्तेमाल सेक्स पाने के लिए किया। क्लियोपैट्रा ने अपनी फेमिनिन एनर्जी का इस्तेमाल करके 2 सबसे ताकतवर रोमन जनरलों को अपना दीवाना बना लिया। उसने अपनी सेक्सुअलिटी को पावर में बदला। दूसरी तरफ कैसनोवा ने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का इस्तेमाल करके हजारों महिलाओं को अपना दीवाना बना लिया। उसने भी अपनी सेक्सुअलिटी को पावर में बदला। ग्रीन कहते हैं सेक्सुअलिटी कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक नेचुरल एनर्जी है। इसे समझना, इसे एक्सेप्ट करना और इसे सही तरीके से यूज करना सीखना चाहिए। ग्रीन बताते हैं कि लैंगिकता के नियम को समझने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, अपनी दोनों एनर्जीज को पहचानो। तुम में मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी। दोनों को एक्सेप्ट करो, दोनों को डेवलप करो, जरूरत के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल करो। दूसरी बात, अपनी सेक्सुअलिटी से कंफर्ट होना सीखो। ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये तुम्हारी नेचुरल एनर्जी है। इसे दबाओ मत, इसे समझो, इसे एक्सेप्ट करो। तीसरी बात, सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन के लिए मत करो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जो लोग दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए सेक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनका अंत बुरा होता है। चौथी बात, दूसरों की सेक्सुअलिटी का सम्मान करो। हर किसी की अपनी सेक्सुअलिटी है, अपने प्रेफरेंसेस हैं, अपनी बाउंड्रीज हैं, उनका सम्मान करो। पांचवी बात, सेक्सुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ो। तंत्र और कुछ ईस्टर्न फिलॉसफीज में सेक्सुअलिटी को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाता है। ये एक तरह का मेडिटेशन है, एक तरह की एनर्जी एक्सचेंज है। ग्रीन एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, रिलेशनशिप में दोनों एनर्जीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। जब एक पार्टनर बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो और दूसरा बहुत ज्यादा फेमिनिन, तो इम्बैलेंस हो जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए दोनों में बैलेंस होना चाहिए। 13वां नियम है बाध्यकारी व्यवहार का नियम। हम इंसान आदतों की गुलाम हैं। हम वही करते हैं जो हमने हमेशा किया है, हम वही सोचते हैं जो हमने हमेशा सोचा है, हम वही महसूस करते हैं जो हमने हमेशा महसूस किया है। ये कंपल्सिव बिहेवियर ही है जो हमें रोकता है, हमें बांधता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ग्रीन बताते हैं कि हमारा ज्यादातर व्यवहार ऑटोमेटिक होता है। हम सोच समझकर नहीं, बल्कि आदत से काम करते हैं। ये आदतें हमारे बचपन से बनी हैं, हमारे एक्सपीरियंस से बनी हैं, हमारे एनवायरनमेंट से बनी हैं, और ये इतनी डीप होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम वही कर रहे हैं। ग्रीन के अनुसार बाध्यकारी व्यवहार के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण, अनसुलझे बचपन के अनुभव। बचपन में जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने झेला, वो हमारे अंदर डीप तक बैठ जाता है और वो हमारे आज के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे जिस बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिला, वो बड़ा होकर हर रिश्ते में प्यार की तलाश करता है। जिस बच्चे को बहुत डांट पड़ी, वो बड़ा होकर बहुत डिफेंसिव हो जाता है। जिस बच्चे के माता पिता ने उसे इग्नोर किया, वो बड़ा होकर अटेंशन सीकर बन जाता है। दूसरा कारण, रेपिटेशन कंपल्शन। हम वही पैटर्न बार बार दोहराते हैं, भले ही वो हमें नुकसान ही क्यों ना पहुंचाए।
जैसे कुछ लोग बार बार ऐसे रिश्तों में जाते हैं जो उन्हें दुख ही देते हैं, क्योंकि यही उन्होंने बचपन में देखा है। तीसरा कारण, ट्रिगर्स। कुछ खास सिचुएशंस हमारे अंदर ऑटोमेटिक रिएक्शंस पैदा कर देती हैं। जैसे कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो। ये सोचने का समय नहीं मिलता, रिएक्शन ऑटोमेटिक आता है। चौथा कारण, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं कि हम हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम शाय हो तो तुम हर सिचुएशन में शाय ही रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम एंग्री हो तो तुम हर बात पर गुस्सा ही करोगे। पांचवा कारण, एडिक्शन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके हम आदी हो जाते हैं। शराब, सिगरेट, ड्रग्स, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया, ये सब कंपल्सिव बिहेवियर का ही रूप है। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। एक आदमी था जो हर रिश्ते में फेल हो जाता था। उसकी शादी टूट गई, फिर दूसरी शादी भी टूट गई, फिर तीसरी भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। थेरेपी में पता चला कि उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था जब वो छोटा था। उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि हर रिश्ता टूटेगा, और वही डर उसके हर रिश्ते को तोड़ रहा था। बाध्यकारी व्यवहार से बाहर निकलने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपने पैटर्न को पहचानो। तुम किन सिचुएशंस में ऑटोमेटिक रिएक्शंस देते हो, कौन सी बातें तुम्हें ट्रिगर करती हैं, तुम्हारे रेपिटेटिव पैटर्न्स क्या है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका, जर्नलिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को लिखो। इससे तुम अपने पैटर्न को बेटर समझ पाओगे। तुम देख पाओगे कि कौन सी चीजें बार बार हो रही हैं, कौन से ट्रिगर बार बार आ रही हैं। तीसरा तरीका, पॉज बटन। जब तुम्हें लगे कि तुम ऑटोमेटिक रिएक्शन देने वाले हो तो रुको, गहरी सांस लो, 10 तक गिनो। इससे तुम्हें कॉन्शियस चॉइस करने का मौका मिलेगा। तुम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स दे पाओगे। चौथा तरीका, नए पैटर्न बनाओ। पुराने पैटर्न को तोड़ना है तो नए पैटर्न बनाने होंगे। छोटी शुरुआत करो, रोज कुछ नया करो, अपनी रूटीन बदलो, नए लोगों से मिलो, नई चीजें सीखो। पांचवा तरीका, थेरेपी। कभी कभी पुराने घाव इतने गहरे होते हैं कि अकेले नहीं सुधरे जा सकते। ऐसे में प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। थेरेपिस्ट तुम्हें तुम्हारे पैटर्न समझने और उन्हें तोड़ने में मदद करेगा। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम्हारे रेपिटेटिव पैटर्न्स क्या हैं? कौन सी बातें तुम्हें ट्रिगर करती हैं? तुम अपने ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कैसे रोक सकते हो? क्या तुमने कभी थेरेपी के बारे में सोचा है? 14वां नियम है शॉर्ट साइटेडनेस का नियम, दूरदृष्टि की कमी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है दूर ना देख पाना। हम सिर्फ आज देखते हैं, कल नहीं। हम सिर्फ अभी देखते हैं, भविष्य नहीं। हम तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, लॉन्ग टर्म गेन नहीं। ग्रीन बताते हैं कि यही शॉर्ट साइटेडनेस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यही हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। यही हमें उन चीजों में उलझाए रखती है जो आज तो अच्छी लगती हैं पर कल बर्बाद कर देती हैं। ग्रीन के अनुसार शॉर्ट साइटेडनेस के कई कारण हैं। पहला कारण, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा दिमाग तुरंत सेटिस्फैक्शन चाहता है। हमें लगता है कि जो आज मिल रहा है वही सबसे अच्छा है। हम इस बात की परवाह नहीं करते कि कल क्या होगा। दूसरा कारण, डर। हम भविष्य के बारे में सोचने से डरते हैं क्योंकि भविष्य अनसर्टेन है, वहां क्या होगा पता नहीं। इसलिए हम सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। तीसरा कारण, आलस्य। भविष्य के बारे में सोचना, प्लानिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब मेहनत का काम है। आलसी लोग ये नहीं करना चाहते। चौथा कारण, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो फ्यूचर भी हैंडल कर लेंगे, उन्हें प्लानिंग की जरूरत नहीं। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं, मारी क्यूरी। उन्होंने रेडियम पर रिसर्च किया। उन्हें पता था कि यह खतरनाक हो सकता है, पर उन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ली। नतीजा, वो रेडिएशन सिकनेस से मर गईं। ये शॉर्ट साइटेडनेस ही थी। शॉर्ट साइटेडनेस से बचने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, लॉन्ग टर्म विजन बनाओ। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम खुद को कहां देखना चाहते हो, ये सोचो। ये विजन तुम्हें प्रेजेंट के डिसीजंस में मदद करेगा। दूसरा तरीका, डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करो। आज की सेटिस्फैक्शन को टालना सीखो। थोड़ा इंतजार करो, देखो कि इंतजार करने से क्या फायदा होता है। तीसरा तरीका, कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। हर डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस सोचो। अगर तुम आज ये करोगे तो कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले साल क्या होगा। चौथा तरीका, एक्सपर्ट्स से सीखो। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म सोचा और सफल हुए, उनसे सीखो। उनकी स्ट्रैटेजीज समझो, उनके मिस्टेक्स से सीखो। पांचवा तरीका, पेशेंस रखो। बड़ी चीजों में समय लगता है,
तुरंत रिजल्ट की उम्मीद मत करो, धैर्य रखो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो या शॉर्ट टर्म? तुम्हारा 5 साल का विजन क्या है? क्या तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हो? तुम अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस कैसे सोचते हो? नियम 15 है डिस्कनेक्शन का नियम। आज की दुनिया में हम सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, खुद से, अपनी भावनाओं से, अपने शरीर से, अपने आसपास की दुनिया से। हम फोन में इतने खोए हैं कि असली जिंदगी से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। ग्रीन बताते हैं कि यह डिस्कनेक्शन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब हम खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाते, अपनी जरूरतों को नहीं समझ पाते, अपनी सीमाओं को नहीं समझ पाते। ग्रीन के अनुसार डिस्कनेक्शन के कई कारण हैं। पहला कारण टेक्नोलॉजी। हमारे पास फोन है, लैपटॉप है, टीवी है, ये सब हमें रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। हम वर्चुअल वर्ल्ड में इतने खो गए हैं कि रियल वर्ल्ड हमें बोरिंग लगने लगी है। दूसरा कारण सोशल मीडिया। हम दूसरों की लाइफ देखते रहते हैं और अपनी लाइफ भूल जाते हैं। हम लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागते हैं और रियल रिलेशनशिप्स भूल जाते हैं। तीसरा कारण बिजी शेड्यूल। हम इतने बिजी हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं। सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं और रात को गिर जाते हैं। खुद से बात करने का टाइम नहीं। चौथा कारण इमोशनल नंबनेस। हम अपनी भावनाओं को दबाने के आदी हो गए हैं। दुख हो तो रोते नहीं, गुस्सा हो तो बोलते नहीं, खुशी हो तो सेलिब्रेट नहीं करते। ये इमोशनल नंबनेस हमें खुद से दूर कर रही है। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। एक आदमी था जो बहुत सक्सेसफुल था। उसके पास पैसा था, नाम था, रेपुटेशन थी, पर वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। थेरेपी में पता चला कि वो खुद से डिस्कनेक्टेड था। वो अपनी फीलिंग्स को दबाए हुए था, अपनी जरूरतों को इग्नोर किए हुए था। डिस्कनेक्शन से निपटने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका डिजिटल डिटॉक्स। रोज कुछ घंटे फोन से दूर रहो। हफ्ते में एक दिन बिना सोशल मीडिया के रहो। इससे तुम रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाओगे। दूसरा तरीका मेडिटेशन। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करो। इससे तुम अपने थॉट्स से कनेक्ट हो पाओगे, अपनी फीलिंग्स से कनेक्ट हो पाओगे। तीसरा तरीका जर्नलिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखो। इससे तुम खुद को बेहतर समझ पाओगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में क्या चाहते हो। चौथा तरीका नेचर में समय बिताओ। पार्क में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, समुद्र के किनारे बैठो। नेचर से कनेक्ट होने से तुम खुद से भी कनेक्ट हो पाओगे। पांचवा तरीका रियल कनेक्शंस बनाओ। दोस्तों से मिलो, परिवार के साथ टाइम बिताओ, बातें करो। रियल कनेक्शंस तुम्हें खुद से कनेक्ट होने में मदद करेंगे। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। क्या तुम खुद से कनेक्टेड हो? तुम दिन में कितने घंटे फोन पर बिताते हो? तुम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हो? आखिरी बार तुमने नेचर में टाइम कब बिताया? लॉ 16 है एग्रेशन का नियम। गुस्सा और हिंसा कहां से आती है? 16वां नियम है एग्रेशन का नियम। हर इंसान में एग्रेशन होती है। ये हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स का हिस्सा है। पर सवाल ये है कि हम इस एग्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं। क्या हम इसे दबाते हैं? क्या हम इसे एक्सप्रेस करते हैं? क्या हम इसे कंट्रोल करते हैं? ग्रीन बताते हैं कि एग्रेशन को दबाना खतरनाक है। जैसे दबी हुई भावनाएं फटती हैं, वैसे ही दबी हुई एग्रेशन भी फटती है, और जब फटती है तो बहुत विनाशकारी रूप में फटती है। ग्रीन के अनुसार एग्रेशन के कई रूप हैं। पहला रूप फिजिकल एग्रेशन, मारपीट, हिंसा, लड़ाई, ये सबसे खतरनाक रूप है। दूसरा रूप वर्बल एग्रेशन, गाली गलौज, चीखना चिल्लाना, वर्बली अटैक करना। तीसरा रूप पैसिव एग्रेशन, सीधे अटैक नहीं करना पर इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान पहुंचाना, जैसे किसी की मदद नहीं करना, किसी को इग्नोर करना, किसी के काम में रुकावट डालना। चौथा रूप सप्रेस्ड एग्रेशन, एग्रेशन को अंदर दबा लेना। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये कभी ना कभी फटेगा। ग्रीन बताते हैं कि एग्रेशन के कई कारण हैं। पहला कारण फ्रस्ट्रेशन, जब हमारी चाहतें पूरी नहीं होती, जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है और यही फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में बदल जाती है। दूसरा कारण डर, जब हम डरे होते हैं तो हमारा बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और कई बार हम फाइट मोड में आ जाते हैं, यानी एग्रेसिव हो जाते हैं। तीसरा कारण इनसिक्योरिटी, जो लोग इनसिक्योर होते हैं वो दूसरों पर अटैक करके अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने की कोशिश करते हैं।
चौथा कारण, पावर की चाहत। कुछ लोग दूसरों को डरा धमकाकर पावर पाना चाहते हैं। उनकी एग्रेशन का यही कारण होता है। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं, एडोल्फ हिटलर। उसकी एग्रेशन ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, पर असल में वो एक बहुत इनसिक्योर आदमी था। उसे रिजेक्शन मिला था, उसे फेलियर मिली थी, और उसी ने उसे इतना एग्रेसिव बना दिया था। एग्रेशन से निपटने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, एग्रेशन को पहचानो। जब तुम्हें गुस्सा आ रहा हो तो उसे पहचानो, ये पहला स्टेप है। दूसरा तरीका, एग्रेशन को चैनलाइज करो। एग्रेशन को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। एक्सरसाइज करो, खेल खेलो, आर्ट करो। इससे एग्रेशन सही डायरेक्शन में निकलेगी। तीसरा तरीका, ट्रिगर्स को पहचानो। कौन सी चीजें तुम्हें एग्रेसिव बनाती हैं, उन ट्रिगर्स को पहचानो, उनसे बचो या उनके लिए तैयार रहो। चौथा तरीका, कम्युनिकेशन। अपनी फ्रस्ट्रेशन को शांति से एक्सप्रेस करो। दूसरों को बताओ कि तुम क्यों परेशान हो। बात करने से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। पांचवा तरीका, मेडिटेशन। मेडिटेशन से तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम इजीली ट्रिगर नहीं होते। तुम अपनी एग्रेशन को कंट्रोल कर पाते हो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम कब सबसे ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हो? तुम अपनी एग्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हो? क्या तुम अपने ट्रिगर्स को पहचानते हो? तुम एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करते हो? लॉ 17 है, ग्रुप का नियम। भीड़ में क्यों बदल जाते हैं हम? 17वां नियम है ग्रुप का नियम। जब हम अकेले होते हैं तो हम एक तरह से बिहेव करते हैं, जब हम ग्रुप में होते हैं तो बिल्कुल अलग तरह से। ग्रुप में हमारी पहचान खत्म हो जाती है, हम ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं और ग्रुप के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। ग्रीन बताते हैं कि ग्रुप में लोगों का बिहेवियर बदल जाता है। वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज्यादा इरैशनल हो जाते हैं, ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो वो अकेले कभी नहीं करेंगे। ग्रीन के अनुसार ग्रुप में बदलाव के कई कारण हैं। पहला कारण, अनोनिमिटी। ग्रुप में हमारी पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, हम अनोनिमस हो जाते हैं। इससे हमें फ्रीडम मिलती है कि हम वो कर सकें जो हम अकेले नहीं कर सकते। दूसरा कारण, कन्फॉर्मिटी। ग्रुप में हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, हम अलग नहीं दिखना चाहते, इसलिए हम ग्रुप के रूल्स फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तीसरा कारण, इमोशनल कंटेजन। ग्रुप में भावनाएं फैलती हैं। अगर एक आदमी गुस्से में है तो दूसरे भी गुस्से में आ जाते हैं। अगर एक आदमी डरा हुआ है तो दूसरे भी डर जाते हैं। चौथा कारण, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी बंट जाती है। हमें लगता है कि अकेले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम ऐसे काम कर लेते हैं जिनकी जिम्मेदारी अकेले हम कभी नहीं लेंगे। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल स्टूडेंट्स को प्रिजन गार्ड्स और प्रिजनर्स बनाया गया। कुछ ही दिनों में गार्ड्स बहुत क्रूएल हो गए और प्रिजनर्स बहुत डिप्रेस्ड हो गए। ये ग्रुप डायनामिक्स का असर था। ग्रुप से निपटने के लिए ग्रीन कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका, अवेयरनेस। पहचानो कि ग्रुप में तुम बदल रहे हो, ये पहला स्टेप है। दूसरा तरीका, इंडिविजुअल थिंकिंग। ग्रुप में भी अपनी सोच बनाए रखो। ग्रुप के साथ ब्लाइंड फॉलो मत करो, सोचो, एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो। तीसरा तरीका, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ग्रुप में भी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखो। ये मत सोचो कि ग्रुप में सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। चौथा तरीका, अलग होने का साहस रखो। ग्रुप के अगेंस्ट जाना आसान नहीं है, पर कभी कभी जरूरी है। अगर ग्रुप गलत कर रहा है तो अलग होने का साहस रखो। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। ग्रुप में तुम्हारा बिहेवियर कैसे बदलता है? क्या तुम ग्रुप के साथ ब्लाइंड फॉलो करते हो? क्या तुम ग्रुप के अगेंस्ट जाने का साहस रखते हो? 18वां और आखिरी नियम है मानव स्वभाव का अंतिम नियम, खुद को जानो। ग्रीन कहते हैं कि सारे नियमों का सार यही है, पहले खुद को जानो। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक तुम दूसरों को नहीं जान सकते। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम दूसरों को नहीं समझ सकते। ग्रीन बताते हैं कि यही सबसे मुश्किल काम है, खुद को जानना। अपनी ताकत को जानना, अपनी कमजोरी को जानना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने डर को समझना, अपनी इच्छाओं को समझना, अपने पैटर्न को पहचानना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना। ग्रीन के अनुसार खुद को जानने के कई तरीके हैं। पहला तरीका, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज कुछ समय निकालो अपने बारे में सोचने के लिए। आज क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या सीखा, कल क्या करना है। दूसरा तरीका, जर्नलिंग। अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखो, इससे तुम खुद को बेहतर समझ पाओगे।
तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में क्या चाहते हो। तीसरा तरीका, फीडबैक। दूसरों से फीडबैक लो। कभी कभी दूसरे हमें हमसे बेहतर जानते हैं। उनकी बात सुनो, उस पर विचार करो। चौथा तरीका, थेरेपी। कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो। थेरेपिस्ट तुम्हें तुम्हारे पैटर्न समझने में मदद करेगा। पांचवा तरीका, रीडिंग। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो। इससे तुम इंसानी मन को बेहतर समझ पाओगे। ग्रीन एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते हैं। सुकरात, उन्होंने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जिस जीवन की जांच नहीं की गई वो जीने लायक नहीं है। सुकरात का पूरा दर्शन नो दिस सेल्फ पर आधारित था। खुद को जानने के बाद तुम दूसरों को भी जान पाओगे। तुम समझ पाओगे कि वो क्यों बिहेव कर रहे हैं, उनके पीछे क्या मोटिवेशन है, उनके पीछे क्या डर है। ग्रीन कहते हैं, मानव स्वभाव को समझना ही असली पावर है। यह तुम्हें कंट्रोल देता है, खुद पर और दूसरों पर। यह तुम्हें फ्रीडम देता है अपनी कमजोरियों से, अपनी आदतों से, अपने डर से। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। तुम खुद को कितना जानते हो? तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम खुद को जानने के लिए क्या करते हो? दोस्तों, हम इस सफर के आखिर में आ गए हैं। रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से हमने मानव स्वभाव के 18 नियमों को समझा। हमने सीखा कि अतार्किकता के पीछे क्या है, नार्सिसिज्म कैसे काम करता है, लोगों के असली चेहरे को कैसे देखना है, आदतों के गुलाम क्यों हैं हम, ईर्ष्या का विज्ञान क्या है, अहंकार और विनम्रता का संतुलन, मृत्यु का डर हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है, दबी हुई भावनाएं कैसे बाहर आती हैं, लैंगिकता और पावर का कनेक्शन, कंपल्सिव बिहेवियर के पीछे क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस से कैसे बचें, खुद से डिस्कनेक्ट क्यों हो जाते हैं हम, अग्रेशन कहां से आती है, ग्रुप में क्यों बदल जाते हैं हम, और सबसे जरूरी, खुद को जानो। ये सारे नियम बहुत पावरफुल हैं, पर ये तभी काम करेंगे जब तुम इन्हें अपने जीवन में उतारोगे। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा। इन्हें समझना होगा, इन पर अमल करना होगा। ग्रीन का आखिरी संदेश है, खुद को जानो, दूसरों को समझो, यही असली ताकत है। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुद को जानो, दूसरों को समझो। दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की कहानी। इस ऑडियो बुक में हमने मानव स्वभाव के 18 नियमों को विस्तार से समझा। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। स्टोरीज ऑफ जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरीज आप तक आती रहें। कमेंट में बताएं, इन 18 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक